तो देखिए, मार्केट में दो चीज़ें एक ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है कि मार्केट में आप टाइम टू एक्सपायरेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। नंबर वन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। पहली चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी को पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन कैसे बिहेव करते हैं। पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने पर आपने जो स्ट्राइक सेलेक्ट की है उस स्ट्राइक का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दो चीज़ें बताता हूँ आपको एक बार फिर से। नंबर वन कि आपने टाइम टू एक्सपायरी कौन सी चूज की है एक, और दूसरा कि आपने कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट की है। ठीक है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमने एक चीज़ तो देख ली थी, वो क्या थी? कैलेंडर स्प्रेड। जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी। उसमें हमने क्या किया था कि सेम स्ट्राइक की बात की थी। सेम स्ट्राइक, जैसे मान लीजिए एटीएम की बात की तो एटीएम पर ही वहां पर बाइंग और सेलिंग की बात हुई थी, करेक्ट। सेम स्ट्राइक की बात हुई थी बट डिफरेंट एक्सपायरी थी वहां पर, जैसे कि एक वीकली एक्सपायरी है और एक मंथली एक्सपायरी है, राइट। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मान लो ये डिफरेंट एक्सपायरी ना होती, ठीक है, और ये सेम स्ट्राइक की जगह डिफरेंट स्ट्राइक होती, तब क्या होता। कई बार हम ये भी जानना चाहते हैं कि मान लो ये स्ट्राइक डिफरेंट होती, कैसी होती? डिफरेंट स्ट्राइक। ठीक है, डिफरेंट स्ट्राइक का मतलब मान लो अगर एक एटीएम होता और एक ओटीएम होता, एक जगह बाइंग और एक जगह सेलिंग होती, ये डिफरेंट स्ट्राइक पर होती, करेक्ट। और यहां पर डिफरेंट स्ट्राइक होने के साथ साथ डिफरेंट एक्सपायरी भी होती, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, हाँ या ना। सोचो एक बार फिर से समझना, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मान लो यहां पर कोई एक एक्स वाई जेड अंडरलाइंग है, ठीक है, और मान लीजिए मैं कहता हूं वो अभी एट द मनी उसका यहां पर है, ओके। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपको कैलेंडर स्प्रेड बनाना है, तो आप कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाओगे? तो आंसर कैलेंडर स्प्रेड में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वहां पर सेम स्ट्राइक पर एक चीज क्या की जाती है? सेल की जाती है, और वही चीज एक क्या की जाती है? बाय की जाती है, ठीक है। इनमें से एक जो है वो नियर वाली जो एक्सपायरी होगा उसका सेलिंग होगी, और जो फार वाली एक्सपायरी होगी उस पर बाइंग होगी। जब आप इस तरह की चीजें करते हो ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि आपने एक कैलेंडर स्प्रेड बनाया है। कैलेंडर स्प्रेड फिर से कैसे बनाया जाता है? तो आंसर है सेम स्ट्राइक पर एक डिफरेंट एक्सपायरी की, सेम स्ट्राइक पर डिफरेंट एक्सपायरी पर सेल और बाइंग की जाती है। उनमें से नियर वाली एक्सपायरी पर सेलिंग की जाती है और फार वाली एक्सपायरी पर बाइंग की जाती है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड तो हमें समझ में आता है, लेकिन सवाल यह कि अगर मान लो ऐसा हो जाता कि ये 100 वाली स्ट्राइक पर ही क्योंकि इसको सेल किया था और 100 वाली पर ही मान लो इसको बाय किया था, ऐसा ना करके ऐसा करते तो मान लो हमने 102 पर यहां पर सेलिंग की होती और यहां पर हमने बाइंग की होती, तब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैलेंडर स्प्रेड के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता? क्यों? इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता क्योंकि पहले तो स्ट्राइक तो सेम ही थी, केवल एक्सपायरी डिफरेंट चुननी थी। पहले केवल दो चीजें थी, ध्यान से सुनना। स्ट्राइक तो हमें पता है कि ये सेम ही रहेगा, एट द मनी पर बनाना है तो इसी पर ही बाइंग और सेलिंग होनी है, बट स्ट्राइक जो है वो डिफरेंट एक्सपायरी वाली होंगी। स्ट्राइक जो है सेम रहेगा बट एक्सपायरी जो है वो डिफरेंट होगी, एक मंथली वाली होगी और एक वीकली वाली होगी। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो यहां पर स्ट्राइक भी सेम ना रहे और एक्सपायरी भी सेम ना रहे। मान लो यहां पर एक स्ट्राइक ये वाली चूज की जाए और एक स्ट्राइक ये वाली चूज की जाए, तब उस केस में हमें चार चीजें चुननी है। क्या क्या? एक तो बाइंग वाली स्ट्राइक, एक सेलिंग वाली स्ट्राइक, एक नियर एक्सपायरी देखनी है, एक फार एक्सपायरी देखनी है। तो बेसिकली हमें चार बातें सोचनी पड़ेंगी, हाँ या ना। जबकि कैलेंडर स्प्रेड में हमें क्या सोचना पड़ रहा है? कैलेंडर स्प्रेड में हमें सेम स्ट्राइक है तो स्ट्राइक तो के बारे में तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नियर और फार एक्सपायरी की बातें सोचनी पड़ेंगी, हाँ या ना। तो इसीलिए कैलेंडर स्प्रेड के कंपैरिजन में ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायगोनल स्प्रेड। क्या नाम है इसका? डायगोनल स्प्रेड। अब डायगोनल स्प्रेड इसको क्यों कह रहे हो, उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो
हमने क्या किया, एक तो स्ट्राइक हमने कोई भी चूज की, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने सिर्फ एग्जाम्पल एजुकेशनल पर्पज के लिए मान लो हमने चूज कर लिया 25,000, करेक्ट। और फिर हमने इसके आगे मान लीजिए ले लिया कुछ 25,300। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बाइंग की, और मान लो एग्जाम्पल पर्पज के लिए यहां पर हमने क्या कर दिया, सेलिंग कर दी, ठीक है, ओके। अब दो स्ट्राइक हो गई, करेक्ट। इनमें से एक हो गई हमारे पास एट द मनी, और एक हो गई अगर मान लो कॉल ऑप्शन की बात हो रही है तो आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने क्या किया, स्ट्राइक जो है दो स्ट्राइक को सेलेक्ट किया, राइट। फिर इसके बाद अब सेलेक्ट करनी है इनकी एक्सपायरी। तो चलो एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं। तो एक्सपायरी इधर वाले की हमने रखी नियर वाली, नियर एक्सपायरी, ठीक है। और इधर वाले की हमने रखी क्या, फार एक्सपायरी, फार एक्सपायरी। अब आप देखो तो ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया। ये डायगोनली काम करेगा। कैसे डायगोनली काम करेगा, यहां पर जो फार, बल्कि मैं इसको फार को थोड़ी देर के लिए इधर लिख देता हूं और नियर को यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। फार यहां पर आ गया और नियर यहां लिख दिया। तो हमने जो बाइंग की है वो कहां पर की है, फार वाली एक्सपायरी पर। ध्यान से सुनना, बाइंग कहां पर की है, फार वाली एक्सपायरी पर, और सेलिंग कहां पर की है, नियर वाली एक्सपायरी पर। तो ये क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया। इस तरह का जब स्प्रेड बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल स्प्रेड कहते हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में, ये बन गया डायगोनल स्प्रेड। अगर ये डायगोनल स्प्रेड ना होता, कैलेंडर स्प्रेड होता सर, तब क्या हो रहा होता। तो आंसर है कि उस केस में वहां पर मान लीजिए ये एट द मनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए मान लीजिए हमने माना कि 25,000 है ये, करेक्ट। अब यहीं पर क्या होगी, बाइंग, यहीं पर क्या होगी, सेलिंग, और यहां पर फार एक्सपायरी, फार एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी, इनकी बातें होंगी। फार एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी की बातें होंगी। तो यहां डायगोनल नहीं बन रहा, यहां पर क्या नहीं बन रहा, डायगोनल नहीं बन रहा। ये सिर्फ कैलेंडर बन रहा है कि एक जगह दूर कैलेंडर, एक में दूर की कैलेंडर डेट की बात हो रही है, एक में पास कैलेंडर डेट की बात हो रही है, तो ये कैलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो स्प्रेड होता है वो क्या कहलाता है, कैलेंडर स्प्रेड। क्या कहलाएगा, कैलेंडर स्प्रेड। ये समझ आया आपको। अब क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि एक कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में डिफरेंस क्या होता है और इसे डायगोनल स्प्रेड क्यों कहते हैं, तो अब इससे आगे की बातें करते हैं। डायगोनल स्प्रेड है क्या, एक एजुकेशनल डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अ डायगोनल स्प्रेड स्टडी थ्री इंटरेक्टिव फोर्सेस। बेसिकली डायगोनल स्प्रेड जो है वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स और एक एडवांस स्ट्रक्चर है, करेक्ट, लेकिन इसमें इसको पढ़ते ही क्यों हैं, इसमें हम एक्चुअल में पढ़ते क्या हैं। तो आंसर है कि सबसे पहले तो हम टाइम डिके समझना चाहते हैं, टाइम डिके का डिफरेंस। टाइम डिके का डिफरेंस समझना चाहते हो, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि मान लो हम जानते हैं कि नियर वाली जो एक्सपायरी है उसमें टाइम का जो टाइम डिके होगा वो अलग तरह से होगा क्योंकि उसकी एक्सपायरी पास में है। जो फार वाली एक्सपायरी है उसमें टाइम डिके धीमे धीमे होगा, अलग तरह से होगा। तो हम ये समझना चाहते हैं कि नियर और फार वाली एक्सपायरी पर टाइम डिके किस तरह से होगा, ठीक है। ये तो सर आपने कैलेंडर स्प्रेड में भी देखा था, हाँ, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक्सपायरी के साथ साथ तो टाइम डिफरेंस देखना ही चाहते हैं कि टाइम डिके में क्या डिफरेंस आता है, लेकिन इस बार हम ये भी कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो अब डिफरेंट स्ट्राइक पर, डिफरेंट एक्सपायरी पर टाइम डिके कैसे बिहेव करता है, हम इसको समझना चाहते हैं। ये समझ आया आपको। तो कैलेंडर स्प्रेड में सिर्फ हम इसके बिहेवियर को समझ रहे थे कि एक्सपायरी के केस में जब डिफरेंट एक्सपायरी होती है तो टाइम डिके कैसे बिहेव करता है, लेकिन अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्राइक, डिफरेंट एक्सपायरी पर टाइम डिके कैसे बिहेव करता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा हम ये समझना चाहते हैं कि स्ट्राइक की पोजीशनिंग, जैसे कि ITM, ATM, OTM, इनके बिहेवियर हम समझना चाहते हैं। इनके बिहेवियर समझना चाहते हैं, इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोर्ड पर लिखा कि ये ATM है और ये OTM चूज कर लो, यहां पर मान लीजिए सेलिंग हुई, यहां पर बाइंग हुई, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो बाइंग कहीं ITM पर करना चाहता हूं, है ना, यहां पर बाइंग करना चाहता हूं और सेलिंग को यहां पर खींच के लेकर आना चाहता हूं।
तो बाइंग और सेलिंग यहां पर भी की जा सकती है आईटीएम पर, और सेलिंग जो है वो एटीएम पर की जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि जो बाइंग है वो ओटीएम पर हो रही हो और फर्दर ओटीएम पर सेलिंग हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो और उन सब के भी एक्सपायरी डिफरेंट डिफरेंट होंगी, करेक्ट। तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो को समझना चाहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक के सिलेक्शन करने पर किस तरह से टाइम डिके होता है। उसको जब भी एक ट्रेडर ऑब्जर्व करना चाहता है तो वो कौन सा स्प्रेड यूज करेगा, तो आंसर है डायगोनल स्प्रेड सबसे बेस्ट रहेगा। ये समझ आया आपको। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, वोलाटिलिटी की सेंसिटिविटी। वोलाटिलिटी की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है सर इसमें? देखो बहुत आसान सी बात है, हम जानते हैं कि जो नियर वाली एक्सपायरी होती है उसके लिए वोलाटिलिटी बहुत सेंसिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने नियर वाली एक्सपायरी पर सेलिंग की हुई है, करेक्ट। अब नियर वाली एक्सपायरी पर अगर सेलिंग हुई है और सेलर हमेशा ये चाहता है कि वोलाटिलिटी लो रहे, राइट। क्यों चाहता है सर वो लो रहे? वो इसलिए चाहता है कि लो रहे कि जब वोलाटिलिटी लो रहेगी तो प्रीमियम डिके होगा, टाइम डिके तेजी से हो रहा है, प्रीमियम की वैल्यू कम होंगी, तो जो सेलर है उसको क्या होगा? बेनिफिट होगा, करेक्ट। तो इसलिए जो नियर वाली एक्सपायरी तक आप ये चाहते हो कि जो वोलाटिलिटी है वो कम रहे, राइट। बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ सेलर तो हो नहीं इस स्प्रेड में, आप तो बायर भी हो। तो अगर आप बायर हो तो आप ये भी चाहोगे कि वोलाटिलिटी बढ़े, हाँ या ना, आपकी डायरेक्शन में बढ़े। तो क्योंकि आपने बाइंग भी की है तो बाइंग के केस में आप चाहोगे कि वोलाटिलिटी बढ़े, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन करोगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि आप पहले वीक तक तो ये चाहोगे कि वोलाटिलिटी ना बढ़े और फिर ये चाहोगे कि वोलाटिलिटी बढ़े। तो आप ये नहीं कह सकते, आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ आप क्या चाहते हो वोलाटिलिटी, जैसे आपने ये बनाया तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ आप क्या चाहते हो वोलाटिलिटी बढ़े कि ना बढ़े, तो आप कहोगे मैं ये चाहता हूं कि पहले वीक तक तो ना बढ़े और फिर बढ़े, तो ये तो कोई आंसर नहीं होगा। तो आपके पास यस और नो में कोई एक आंसर नहीं होगा कि आप वोलाटिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बढ़े या ना बढ़े, करेक्ट। तो इसलिए यहां पर बहुत ही वोलाटिलिटी का सेंसिटिव है ये वाला जो स्प्रेड है कि पहले वीक में कम रहे और फिर बढ़ जाए। तो ये वोलाटिलिटी को भी थोड़ा समझना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी पर। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि जो डायगोनल स्प्रेड है इसमें हम तीन चीजों की बातें बहुत डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे एजुकेशनल पर्पज से। पहला, टाइम डिके का डिफरेंस। दूसरा, स्ट्राइक की पोजीशनिंग डिफरेंट डिफरेंट करने पर क्या होता है। और तीसरा, वोलाटिलिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करने पर क्या होता है। क्योंकि मान लो आपने बनाया इसको और बनाने पर फर्स्ट वीक में ही सपोज करो वोलाटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई, तो जो सेल वाला जो साइड होगा उसमें लॉस होगा। अब आप कहोगे बाइंग वाले में प्रॉफिट होगा, नो उसमें भी नहीं होगा। वाई? रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि उसको फार जो मंथली जो उसकी जो एक्सपायरी है वो फार वाली एक्सपायरी है, तो उसमें मूवमेंट उतने ज्यादा नहीं आएंगे। ये बात आ रही है आपको? उसमें मूवमेंट उतने बड़े नहीं होंगे, और होंगे भी तो जो सेल वाले में लॉस हो रहे हैं वो ऑफसेट होते रहेंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। तो फिर से बताइए डायगोनल स्प्रेड हम क्यों बनाते हैं? तो आंसर है नंबर 1, टाइम डिके को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक को सिलेक्ट करने पर कैसे बिहेवियर होता है टाइम डिके का या ऑप्शंस का कैसा बिहेवियर रहता है, और तीसरा, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में वोलाटिलिटी चेंज होने पर किस तरह से ऑप्शंस बिहेव करते हैं। तो इसलिए हम डायगोनल स्प्रेड की स्टडी करते हैं। इसमें मैंने आपको ये तीनों बातें बहुत डिटेल में बता दी हैं, टाइम डिके, स्ट्राइक सिलेक्शन एंड वोलाटिलिटी बिहेवियर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि इसीलिए डायगोनल स्प्रेड को जब भी आप कहीं पर भी पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो वहां पर ऊपर लिखा हुआ रहेगा दिस इज एडवांस स्ट्रेटजी, ये दिस इज एडवांस स्ट्रक्चर। तो जो ऑप्शन के जो एडवांस स्ट्रक्चर हैं उनमें से ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके सामने अभी बोर्ड पर है। डायगोनल स्प्रेड में हम करते क्या है, थोड़ा डायगोनल स्प्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। अ डायगोनल स्प्रेड इज एन ऑप्शन स्ट्रक्चर दैट कंबाइन टू डिफरेंस एट सेम टाइम। टू डिफरेंसेस देखेंगे एट द सेम टाइम। किस किस के डिफरेंस? दो डिफरेंस। कौन कौन से? एक तो स्ट्राइक के डिफरेंस और दूसरा एक्सपायरी के डिफरेंस। इसीलिए यहां पर मेजरली लिखा गया है टू डिफरेंसेस देखेंगे, स्ट्राइक के डिफरेंस, एक्सपायरी के डिफरेंस, ठीक है। क्या करते हैं डायगोनल स्प्रेड बनाते वक्त? तो आंसर है इसमें एक ऑप्शन को क्या किया जाएगा? सोल्ड किया जाएगा, सेल कर देंगे,
और एक ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, करेक्ट। और हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायगोनल स्प्रेड के केस में डिफरेंट स्ट्राइक्स होंगी और डिफरेंट एक्सपायरी होंगी। अब बात करते हैं कि डायगोनल कितने टाइप से बनाया जा सकता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक सेलिंग और एक बाइंग की बातें होंगी, लेकिन कितने तरीके से बनाएं, कॉल से बनाएं, पुट से बनाएं। तो आंसर है कि जो डायगोनल स्प्रेड है वो दो तरह का होता है। पहला है कॉल डायगोनल स्प्रेड, दूसरा है पुट डायगोनल स्प्रेड। मतलब ये कि जो कॉल डायगोनल स्प्रेड है इसमें जो सेलिंग और बाइंग की बातें होंगी वो सब कॉल की ही होंगी, और जो पुट डायगोनल स्प्रेड है इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जितनी भी बातें होंगी बाइंग की, सेलिंग की, वो सब किसकी बातें होंगी, सिर्फ पुट ऑप्शंस की बातें होंगी। ये बात आ रही है समझ में। अब मान लो कोई कॉल डायगोनल स्प्रेड बना रहा है तो वो ऑफ कोर्स कॉल की तो बातें करेगा, लेकिन वो कब कॉल डायगोनल स्प्रेड बनाने की कोशिश करेगा, तो आंसर है जब वो न्यूट्रल हो मार्केट को लेकर, या बहुत हल्का सा बुलिश हो, बहुत ज्यादा नहीं। अभी मैं बताऊंगा आगे जाके कि बहुत ज्यादा क्यों नहीं। न्यूट्रल हो आप मार्केट को लेकर, या कैसे हो, मॉडरेटली बुलिश हो, बहुत हल्के से बुलिश हो, ठीक है, तब आप कॉल डायगोनल स्प्रेड को बना सकते हो। या पुट डायगोनल स्प्रेड कब बनाया जाएगा, जब आप मार्केट को लेकर न्यूट्रल हो, राइट, या आप मार्केट को लेकर बहुत हल्के से बेयरिश हो। मार्केट गिरेगा आप ये मान रहे हो, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये समझ आया आपको, तब उस केस में पुट से डायगोनल स्प्रेड बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो कॉल और पुट वाले हैं ना वो क्या करते हैं, सेम ही तरह से बिहेव करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल पर्पज के लिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए कॉल डायगोनल स्प्रेड का एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल डायगोनल स्प्रेड में क्या किया जाएगा, तो आंसर है कि एक कॉल ऑप्शन को सोल्व किया जाएगा कहां पर, तो आंसर है हायर वाली स्ट्राइक पर और नियर वाले एक्सपायरी पर। फिर से याद करो, कॉल ऑप्शन को क्या किया गया, सोल्ड, कहां पर, नियर टर्म वाली एक्सपायरी पर और हायर वाली स्ट्राइक पर। एट द सेम टाइम एक कॉल ऑप्शन को क्या किया गया, बाय किया गया, कहां पर, लॉन्गर टर्म वाली में, यानी कि दूर वाली, फार वाली एक्सपायरी में, और उसको लोअर वाली स्ट्राइक पर रखा जाएगा। एट द मनी के कंपैरिजन में हायर स्ट्राइक पर सेलिंग और लोअर स्ट्राइक पर बाइंग। ये समझ आया, ठीक। और बिहेवियर कैसा ऑब्जर्व करेंगे हम, थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड या न्यूट्रल प्राइस बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि कोई एक अंडरलाइंग है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। उसका जो एट द मनी है, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल और एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने माना कि वो 25,000 पर है, ठीक है। अब आप इसको कैसे बना सकते हो, तो आंसर है अगर इसको बनाना है, अगर हमें डायगोनल स्प्रेड बनाना है, कॉल डायगोनल स्प्रेड बनाना है, तो इसको बनाने का ये तरीका रहेगा। कैसा कि हम ये कर सकते हैं कि हमें ये तो पता ही है कि एट द मनी जहां पर, उससे आगे OTM पर कहीं पर बाइंग होगी, करेक्ट, कॉल के केस में, और जो सेलिंग होगी, और यहां पर जो बाइंग होगी वो यहां पर भी हो सकती है, इसके आसपास कहीं पर भी हो सकती है। तो चलो मैं ये कर लेता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं एट द मनी जहां पर भी है, मैं मान लेता हूं कि हमने बाइंग भी वहीं पर की है, ठीक है। यहां पर 25,000 पर 1 मंथ वाली एक्सपायरी हमने माना कि हमने बाइंग की है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले सेलिंग हमने कर दी इसके आगे OTM पर कहीं पर, जैसे 25,300, एग्जाम्पल पर्पज के लिए, बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि 25,300 पर हमने क्या की है, सेल। अब जब आप सेल की है तो कौन सी एक्सपायरी चूज करोगे, तो आंसर है सेलिंग पर हमेशा नियर एक्सपायरी, क्योंकि नियर एक्सपायरी पर क्या होता है, टाइम डिके ज्यादा होता है, तभी उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो 25,300 वाली स्ट्राइक पर हमने क्या किया, सेलिंग की, और एट द मनी पर ही या एट द मनी के आसपास कहीं पर ITM, थोड़ा सा हल्का सा ITM, बहुत ज्यादा ITM जाने की जरूरत नहीं, तो हल्का सा ITM या फिर एट द मनी पर ही हमने क्या कर ली है, बाइंग कर ली है। लेकिन ये जो बाइंग की वो कहां पर है, फार एक्सपायरी वाली पे। कहां पर कर रहे हैं, फार एक्सपायरी पे, ठीक है। ये एग्जांपल समझ आ गया। अच्छा, अब सिमिलरली यही काम आप क्या कर सकते हो, पुट के साथ भी कर सकते हो। पुट में भी जो नियर टर्म वाला सोल्ड कर सकते हो और जो लॉन्गर टर्म वाला उसको बाय कर सकते हो। इसमें भी जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा। तो इनका जो बिहेवियर है पुट और कॉल का बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है।
अब यहां तक बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल हमने हाइपोथेटिकल क्या लिया है बताओ, तो आंसर है कि जो एट द मनी है वहां पर एक कॉल को या पुट को क्या किया, बाय, और उससे हायर वाली स्ट्राइक पर हमने क्या किया है, सेल। जहां पर भी सेलिंग होगी वो नियर वाली एक्सपायरी होगी, और जहां पर भी बाइंग होगी वो फार वाली एक्सपायरी होगी। एग्जाम्पल के लिए नियर वाली एक्सपायरी, एग्जाम्पल वीकली, करंट वीक की एक्सपायरी, ठीक है। और जो एग्जाम्पल के लिए फार वाली एक्सपायरी का मतलब जैसे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, एग्जाम्पल पर्पज के लिए, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में? अच्छा, अब इसके बाद जब आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाता है, जब भी आप एक डायगोनल स्प्रेड बनाओगे तो जहां पर भी आपने ऑप्शन को सेल किया है वहां पर तो टाइम डिके बहुत फास्ट होगा, सही बात है। और जहां पर भी आपने बाइंग की है वहां पर एक लार्ज वैल्यू होगी, टाइम वैल्यू, क्योंकि उसकी एक्सपायरी बहुत दूर है। अब क्योंकि एक्सपायरी दूर है तो क्या होगा, तो आंसर उसमें टाइम वैल्यू बहुत होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू तो जो होगी सो होगी, बट उसमें क्या ज्यादा रही होगी, टाइम वैल्यू। तो अगर मान लो एट द मनी पर बनाया है तो वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू तो होगी नहीं, सिर्फ क्या होगी, टाइम वैल्यू। तो वो एक बड़ी टाइम वैल्यू रखता होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करो कि जो हमने सेल किया है वो उसके साथ क्या हो रहा है, सेल किया वाले ऑप्शन में उसमें टाइम डिके फास्ट होगा क्योंकि नियर एक्सपायरी है। तो याद कर लो, सेलिंग के लिए क्या होगा, टाइम डिके फास्ट होगा क्योंकि नियर एक्सपायरी है। बाइंग वाले के लिए क्या होगा, बहुत दूर की एक्सपायरी है तो बाइंग वाले में टाइम वैल्यू बहुत बड़ी रही होगी, तो वहां पर टाइम डिके इतनी तेजी से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो पे ऑफ शेप है वो कैसा दिखाई देगा, वो कर्व होगा और कैसा होगा, असिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा, कर्व और असिमेट्रिकल। क्यों होगा, थोड़ा अभी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सिनारियो कैसे बनते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज मैक्स प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, अगर किसी ने डायगोनल स्प्रेड बना लिया तो उसमें मैक्स प्रॉफिट का पोटेंशियल क्या है, तो थोड़ा एजुकेशनल और कंसेप्चुअल पर्पज से समझने की कोशिश करते हैं। डायगोनल स्प्रेड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों, ऐसा क्यों, इसमें फिक्स मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो इसी से यहीं से समझा देता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने ये बनाया, करेक्ट। सपोज करो कॉल वाले की बात करते हैं। मैं इसको पुट को हटाकर किसकी लेता हूँ, कॉल वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो इसको मैं लेकर आता हूँ, ये ठीक है, इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट वाले से नीचे यहाँ, ठीक है। अब देखिए आप, मान लो हमने ये बनाया कॉल डायगोनल स्प्रेड, ओके। अब इस वाले केस में प्रॉफिट जो है वो सेम, मतलब एक, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि एक फिक्स प्रॉफिट हो सकता है, तो आंसर है फिक्स प्रॉफिट होने का पोटेंशियल इसलिए नहीं है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कहता हूँ कि आपने डायगोनल स्प्रेड बनाया और ये 25,000 वाले जो बाइंग थी वो यहाँ पर थी और 25,300 पर मान लो OTM पर क्या था, सेलिंग थी, ओके। अब मान लो पहले दिन जब आपने ये बनाया उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से मूव करने लग गया, बहुत तेजी से मूव करने लग गया, वोलाटिलिटी बहुत बढ़ गई, तो क्या होगा, तो आंसर है कि अगर सर वोलाटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी ना तो इस वाले में तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट है ना, इसमें क्या हो रहा होगा, बोलो, प्रॉफिट। बट जो सेलिंग जहां पर हुई थी वहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस, हाँ या ना, क्योंकि अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इस वाली स्ट्राइक से ऊपर निकल जाएगा, इस वाली स्ट्राइक से ऊपर निकलेगा तो इस पर क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट होगा लेकिन उतना तेजी से नहीं होगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत दूर है, हाँ या ना। तो इसमें प्रॉफिट छोटे हो रहे होंगे लेकिन इसमें लॉस बड़े हो रहे होंगे, करेक्ट। तो इससे इधर जाने पर, बहुत तेजी से इधर जाने पर क्या होगा, तो आंसर है लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, एक बार फिर से बताता हूं। यहां पर बाइंग है, बाइंग में जब मार्केट कॉल ऑप्शन को बाय किया तो मार्केट ऊपर जा रहा था तो सर प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। बट जब आप फार वाली एक्सपायरी को बाइंग करके बैठे हो तो उस केस में उसकी जो वैल्यू है वो बहुत धीमे 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 बढ़ेगी। कैसे धीमे 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 बढ़ेगी सर, इस बात का मतलब ये है कि वहां पर जो उसका वेगा होगा और जो उसका डेल्टा को जो गामा पुश कर रहा होगा वो बहुत स्लोली कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा सर, आप ऐसे मान के चलो कि जो फार वाली एक्सपायरी होती हैं उनके जो कॉल ऑप्शन हैं वो बेसिकली आईटीएम की तरह बिहेव करते हैं। आप ऐसा सोच लो जैसे करंट वाले वीकली, जैसे मान लो आईटीएम के ऑप्शन कैसे बिहेव करते हैं, आपने पढ़ा होगा सीरीज 1 में। तो आंसर है आईटीएम के केस में सर उनका ना डेल्टा बहुत बड़ा होता है, 1 के आसपास होता है। तो जैसे जैसे अंडरलाइंग मूव करती है वो भी उतना ही मूव करते हैं, करेक्ट।
लेकिन एट द सेम टाइम सर उनका गामा जो है वो बहुत छोटा होता है। गामा कैसा होता है? स्मॉल होता है एटीएम का। वेगा कैसा होता है? स्मॉल होता है, राइट। और थीटा डिके भी उनमें सबसे स्मॉल होता है। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं? एट द मनी पर होती हैं। तो जब फार एक्सपायरी की आप बात करते हो तो कॉल ऑप्शन जो कि फार एक्सपायरी वाला है उसकी वैल्यू बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही होगी। जैसे जैसे अंडरलाइंग बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही होगी, बट उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से एट द मनी पर बढ़ती है। एट द मनी पर तेजी से क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो गामा होता है वो डेल्टा को एसेलरेट कराता है। यहां पर तो डेल्टा पहले से ही कांस्टेंट है, बड़ा है, उसको और ऊपर से कोई एसेलरेट और नहीं करा रहा है। लेकिन एट द मनी पर क्या होता है? बहुत तेजी से एसेलरेट करा देता है, गामा ब्लास्ट होता है और ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ने के चांस रहते हैं, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फार वाली एक्सपायरी पर वहां पर जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तो अब ये सोचो आप कि ये तो बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जहां सेलिंग कर रखी है वहां पर लॉस होता जा रहा है, तो ओवरऑल किस में रहोगे? लॉस में। ये बात आई आपको समझ में? तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर प्रॉफिट जो है वो एक फिक्स प्रॉफिट हो जाएंगे, राइट। ये मैंने सिनारियो कब बताया? जब जैसे ही आपने बनाया और वोलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई। अब दूसरा सिनारियो समझो। मान लो जो वोलेटिलिटी है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ी और बहुत मतलब कोलैप्स, मैं कहता हूं कि पहले ही वीक में कोलैप्स हो गई। कोलैप्स हो गई मतलब, कोलैप्स हो गई का मतलब ये हो गया कि वहां पर मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर, मान ली चलो आपकी बात, पहले आपने बोला कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ गया, तब तो लॉस हो रहा था, वो आपने समझा दिया। अब आप कह रहे हो कि बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, अब मार्केट में कोई मूव ही नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? तो आंसर है कि अगर मार्केट में कोई मूव नहीं आ रहा तो जो सेल किया हुआ है ऑप्शन वो तो उसमें तो प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ, बात तो सही है। तो पहले वीक में अगर वो कोलैप्स हो रखी है, बढ़िया चीज है ये तो, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सेलिंग वाला साइड है वो उसमें विनिंग है, आप उसमें आप जीत रहे हो, करेक्ट। लेकिन जो बाइंग वाला है, बाइंग वाले में अगर वोलेटिलिटी कोलैप्स हो रखी है, मूवमेंट ही नहीं आ रहे हैं, तो इसमें टाइम डिके तो हो रहा है, हालांकि वो कम हो रहा है लेकिन हो तो रहा है ना। तो आंसर हाँ सर, हो तो रहा है। तो अब आपको क्या प्रॉफिट होगा इसमें? तो आंसर है कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पहले वीक में एक्सपायरी कोलैप्स रही तब तो इसमें प्रॉफिट हो गया, सही है। इसमें हमें ज्यादा कोई लॉस नहीं हो रहा क्योंकि टाइम डिके बहुत कम लॉस करवा रहा है, तो इसमें तो हमें चलो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर उसके बाद भी एक्सपायरी कोलैप्स ही रही, जब ये एक्सपायर हो चुका और उसके बाद भी एक्सपायरी कोलैप्स ही वोलेटिलिटी कोलैप्स ही रही और उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई, वोलेटिलिटी बढ़ी ही नहीं, तो फिर आप सोचो अब ये जो कॉल बाइंग कर रखी है इसके साथ क्या होगा? तो आंसर है सर, कॉल बाइंग कर रखी है, ये तो एक्सपायर हो चुका सेलिंग वाला, अब हम कॉल सिर्फ बाय करके बैठे हैं नेकेड, करेक्ट। तो उस केस में तो हम चाहेंगे ना वोलेटिलिटी बढ़े, तो अब वोलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है, तब उस केस में क्या होगा? तो आंसर, जब इसकी एक्सपायरी हो जाएगी और इसकी एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी तो इसमें टाइम डिके तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जब टाइम डिके जब बाइंग में तेजी से होना स्टार्ट होगा तो इसकी वैल्यू भी और डिक्रीज होती जाएगी। इसका प्रीमियम पहले ही आपने बहुत ज्यादा दिया होगा क्योंकि दूर वाली एक्सपायरी बाइंग करने के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, अब वो डिके और होता जा रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ नहीं रही है, तो इस केस में भी क्या होगा? लॉस होगा। तो मैंने आपको पहला समझाया कि अगर बहुत तेजी से बढ़ गई, बनाते ही बहुत तेजी से बढ़ गई तो लॉस। दूसरा, अगर बनाते ही कोलैप्स हो गई और फिर कोलैप्स ही रही, बढ़ी ही नहीं, तब भी लॉस। ठीक। अब तीसरा सिनारियो, तो ये तो सर लॉस के सिनारियो बता दिए, प्रॉफिट का सिनारियो है या नहीं कोई? तो आंसर है हाँ है। एक सिनारियो है, जैसे ही बनाया कोलैप्स हुई, ठीक है, कोलैप्स हुई या मैं कहूं न्यूट्रल रहा, मार्केट साइडवेज रहा इस वाली एक्सपायरी तक, सेलिंग वाली एक्सपायरी तक, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट आ चुका। अब जब ये इसके बाद फिर वो बहुत तेजी से बढ़ा हमारी डायरेक्शन में, लेकिन हमारी अपोजिट में नहीं, वोलेटिलिटी में इंक्रीज हुई बट हमारी डायरेक्शन में, अपोजिट में नहीं। तो अगर हमारी डायरेक्शन में अगर वोलेटिलिटी फिर बढ़ी तो जो कॉल बाय किया था उसमें हमें प्रॉफिट होगा। तो दो प्रॉफिट लिए फिर हमने, कहां पर लिया? पहले वीक में वोलेटिलिटी बिल्कुल साइडवेज थी, वोलेटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, न्यूट्रल रही, करेक्ट, तो हमने जहां सेलिंग की थी वहां से बेनिफिट ले लिया। फिर इसके बाद वोलेटिलिटी बढ़ी हमारी डायरेक्शन में, तो जो कॉल बाइंग की थी उससे हमने बेनिफिट ले लिया। तो प्रॉफिट होने के सिनारियो दो जगह बनेंगे उस केस में। ये समझ आया आपको? तो इसलिए अब मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, जब मैं आज बना रहा हूं तो मुझे क्या पता कि
इस वीक में क्या होगा और उससे नेक्स्ट वीक में क्या होगा, आई डोंट नो, करेक्ट। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितने मैक्स प्रॉफिट होंगे, बड़े प्रॉफिट होंगे, छोटे होंगे, नहीं पता। ये समझ आया आपको? तो मैक्स प्रॉफिट आपको जब क्लियर हो जाता है तो मैक्स लॉस भी अब आप क्लियर कर पाओगे, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। कैसे सर? देखो, मैक्स लॉस जो है इसमें लिमिटेड होगा। क्यों लिमिटेड क्यों होगा? अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत तेज वोलेटिलिटी बढ़ गई तो लॉस हो जाएगा। हाँ, लॉस तो होगा, बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो अभी लॉस होगा, कोलैप्स ही रहती है तब भी लॉस होगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा। क्यों लिमिटेड क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आपने एक फार वाली एक्सपायरिंग पर बाइंग की और नियर वाली एक्सपायरी पर आपने क्या किया? सेल किया, राइट। तो फार वाली एक्सपायरी का कोई भी ऑप्शन जब आप देखते हो ऑप्शन चेन में तो आप देखोगे कि अगले महीने वाला जो मिल रहा है उससे नेक्स्ट मंथ वाला जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिलेगा आपको, राइट। ये बात आ रही है समझ, वो महंगा होगा। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए बोर्ड पर एक नंबर लिख रहा हूं जो कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है पूरी तरह से, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो ये आपने 300 में बाय किया, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है। और जो नियर वाला मान लो जो है आपने सेल किया, मैं कुछ कहता हूं कि जैसे सपोज करिए 100 पर, राइट। तो अब होगा क्या कि जब मान लो जब एक्सपायरी जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वो पूरी तरह से वोलेटिलिटी पर डिपेंड करेगी। मान लो फर्स्ट वीक में या अगर मान लो ये वीकली एक्सपायरी वाले दिन तक एक्सपायरी वोलेटिलिटी जो है वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब वहां पर कोई मूवमेंट नहीं आ रहे, तो बढ़िया है, टाइम डिके हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा, ओके, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लो फिर इसके बाद वोलेटिलिटी बढ़ती नहीं है तब क्या होगा? तो आंसर ये पूरा जो 300 वाला प्रीमियम है ये भी क्या होता रहेगा? टाइम के साथ साथ डिके होता रहेगा, राइट। तो 100 आए और 300 चले गए तो आप 200 रुपए के किस में आ जाओगे? लॉस में आ गए ना, आया ना, क्योंकि ये इसमें तो क्या, ये तो आपने दिए हैं ना, बाइंग के लिए क्या करते हैं हम, डेबिट होता है हमारे अकाउंट से, और ये 100 ये सेलिंग के क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो नेट क्रेडिट और नेट डेबिट अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 200, राइट। ये समझ आ रहा है आपको? ये माइनस का 300 है और ये प्लस का 100 है, तो नेट आंसर कितना बनेगा? माइनस का 200 बनेगा। तो अगर मान लीजिए वोलेटिलिटी कोलैप्स ही रहती है तो आपको लॉस होगा, कितने का? तो आंसर जो भी नेट डेबिट हुआ है इस पोजीशन को बनाने में, और ऑफ कोर्स नेट डेबिट में ही होगा डायगोनल स्प्रेड, क्योंकि बाइंग फार वाली एक्सपायरी पर है, वो महंगा प्रीमियम होगा, और जो नियर वाली एक्सपायरी पर सेल करोगे वो उसके कंपैरिजन में हमेशा कम होगा, राइट। तो इसलिए आप डेबिट में होगे तो जो डेबिट होगा बस उसी का ही लॉस होगा, ठीक है। अब चाहे मार्केट इधर रहे, बीच में रहे, इधर चला जाए, कुछ भी हो जाए, आपका नेट डेबिट से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। ये समझ आया आपको? अच्छा, ऐसा होगा कब? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर प्राइस मूव अवे फ्रॉम द स्ट्राइक अर्ली, अगर बहुत तेजी से स्ट्राइक से मूव कर जाता है, चाहे इधर की तरफ चाहे इधर की तरफ, राइट। अगर मान लो इधर की तरफ चला जाता है तो ये तो प्रॉफिट देगा बट ये लॉस दे जाएगा 300 का, है ना, तो फिर अगेन इतने का लॉस, राइट। फिर इसके बाद मान लो जो दोनों ऑप्शन है वो लूज कर रहे हो वैल्यू, मान लो कोई भी एग्जांपल के लिए कहता हूं कि ये थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ने के बाद यहां पर कहीं आकर फिर रुक गया है, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ी और इस वाली सेलिंग वाली स्ट्राइक के इधर आकर क्या हो गई है? रुक गई है। रुक गई से मतलब न्यूट्रल हो गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, अब ये भी लॉस में है, करेक्ट। और ये भी टाइम डिके के साथ साथ क्या होता जा रहा है? इसमें भी लॉस हो रहा है, तो अब नेट आप फिर से लॉस में आ जाओगे, राइट। फिर इसके बाद वोलेटिलिटी कोलैप्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो आपका जो लॉस होगा, चाहे मार्केट इधर जाए चाहे मार्केट यहां पर कहीं पर चला जाए, राइट, आपका जो मैक्स लॉस होगा वो आपके नेट डेबिट के इक्वल ही होगा, करेक्ट। प्रॉफिट होने के सिनारियो मैंने आपको बता दिए कि जब मार्केट यहां से यहां तक एक्सपायरी तक कैसा रहे? साइडवेज, और फिर इसके बाद हमारी डायरेक्शन में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो तो प्रॉफिट के सिनारियो अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये मैक्स लॉस की डेफिनेशन हो गई पूरी प्योरली एजुकेशनल पर्पज से। ब्रेक इवन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई जब हम कोई मैक्स प्रॉफिट कह ही नहीं सकते, जब हम ये कह ही नहीं सकती कौन कौन सी जगहों पर हमारे पास लॉस होंगे, तो ब्रेक इवन जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना।
तो डायगोनल स्प्रेड के केस में कोई भी ब्रेक इवन नहीं होते हैं। ब्रेक इवन समझते हो ना, ब्रेक इवन वो पॉइंट होते हैं जिनके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस होने स्टार्ट होते हैं, है ना। लेकिन यहां पर कुछ ब्रेक इवन है ही नहीं, हमें नहीं पता कि वोलेटिलिटी क्या करेगी डायगोनल स्प्रेड बनाने के बाद, करेक्ट। तो इसलिए इस केस में कोई भी ब्रेक इवन नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्योरली किस पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम बचा हुआ है, वोलेटिलिटी क्या करवा रही है, वो जो प्राइस के मूवमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। तो ब्रेक इवन का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। ये समझ आया आपको? तो ये हो गया ब्रेक इवन की बातें। अच्छा, अब इसके बाद स्ट्रक्चर सर बनाकर दिखाना है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो एक स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी रखता हो। मतलब स्ट्रेट लाइन तो वो तब रखता ना, जैसे आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसे मैंने कई सारे स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाए होंगे कि यहाँ से इसके बाद प्रॉफिट होगा, तो इसमें स्ट्रेट लाइन बन जाती है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कर्व वाला स्ट्रक्चर होगा, और जो कि बोथ साइड्स असिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा? असिमेट्रिकल। तो मैं एक रफ इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बट ये फाइनल स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट नहीं करना आप लोग, ठीक है। इधर की तरफ क्या होगा, यहां पर जो मैक्स लॉस हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो भी नेट डेबिट होगा उतने ही हो सकते हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये नेट डेबिट रहा होगा, करेक्ट। इधर की तरफ भी कहीं पर भी मार्केट गया, जो भी लॉस होंगे वो किस तरह के होंगे, तो आंसर नेट डेबिट के इक्वल ही होंगे, राइट, बोथ साइड ये। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात की, जैसे ये जो एट द मनी वाला था, ये मान लो सपोज करो दिस इज एट द मनी, राइट। तो एट द मनी से यहां पर ये सब लॉस है, ठीक है, ये सब क्या है? लॉस है। अगर आपने कॉल वाले की बात की है, ये सब क्या है? लॉस। ऐसा स्ट्रक्चर है ये सब लॉस है ये, ठीक है। और इसके बाद ये जो लॉस तो है ही, साथ में इसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के सिनारियो भी तब दिखाई देते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि वोलेटिलिटी हमारी जो सेलिंग वाली स्ट्राइक तक कैसी रही, कोलैप्स रही, नहीं बढ़ी, तो हमें सेलिंग में बेनिफिट हुआ, फिर वो एक्सपायर हो गया सेलिंग वाला, अब बच गया कौन सा? बाइंग वाला। अब फिर वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो वोलेटिलिटी हमारी डायरेक्शन में मान लो बढ़ जाती है, तो ये ग्राफ फिर ऐसे नीचे थोड़ी जा रहा होगा, फिर यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो ये इसका कोई मैं एक ऐसा ग्राफ बनाकर नहीं दे सकता जिसको आप कहो कि हाँ ये इसका ग्राफ डायगोनल स्प्रेड का ऐसा दिखता है, क्योंकि मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं है, तो मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकता हूं इसका, राइट। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और डिफरेंट शेप्स ले सकता है, बट वो पूरी तरह से कर्व होगा, वहां पर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, और वो पूरी तरह से असिमेट्रिकल होगा। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ऐसे एक लाइन खींच दी सिमेट्री की और इधर और इधर एक जैसा दिखाई देगा, नो, ऐसा भी नहीं होगा। ये समझ आया आपको? तो इसका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये कंसेप्चुअली मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अब वोलेटिलिटी का रोल आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हाँ वोलेटिलिटी ऐसी हो गई तो ये होगा, वो ऐसी हो गई तो वो होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि वोलेटिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। वोलेटिलिटी का क्या रोल है? अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, जो लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन है ना, उसको हेल्प मिलेगी। जो फार एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है, जो कि बाइंग की गई है, उसको क्या मिलेगी? एक हेल्प मिलेगी। लेकिन वोलेटिलिटी का रोल किस चीज में ऑल्सो है? वोलेटिलिटी का रोल ऑल्सो इसमें भी है कि वोलेटिलिटी हमारी डायरेक्शन में ना बढ़कर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। मान लो हमने कॉल डायगोनल स्प्रेड बना रखा है और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गया, तो वोलेटिलिटी तो बढ़ी ना, बट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, तब उस केस में भी वो वैल्यू को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। इस बात को ध्यान रखना। तो वोलेटिलिटी ही बढ़ाने वाली है ऑप्शन के प्रीमियम को, और वोलेटिलिटी ही घटाने वाली है। इतना बड़ा रोल है वोलेटिलिटी का डायगोनल स्प्रेड्स में। ये समझ आया आपको? ठीक। इसी के अलावा टाइम डिके का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब पहला फर्स्ट वीक होगा, जिस भी आपने नियर एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, उस नियर एक्सपायरी तक हमें आप चाहोगे कि टाइम डिके फास्टर हो, इसलिए आपने नियर वाली एक्सपायरी पर सेलिंग की है, राइट। तो इसलिए वहां पर टाइम डिके का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद अब एक एक्सपायरी हो चुकी, फिर जो दूसरी एक्सपायरी है, जो बाइंग वाली एक्सपायरी थी, अब हम चाहेंगे कि मार्केट में मूवमेंट हमारी डायरेक्शन में आए, बड़े आए, राइट। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अब टाइम ऑफ एक्सपायरी इसकी भी पास आती जा रही है, और यहां पर भी जो टाइम डिके है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा था, अब जब दूसरी वाली एक्सपायरी पास आएगी तो वो भी एक्सेलरेट हो जाएगा। तो टाइम डिके भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
डायगोनल स्प्रेड के लिए। ये समझ आया आपको? ठीक। अच्छा, तो अब इसमें ध्यान रखना कि ऐसा जैसे टाइम डिके में थीटा जो होता है, थीटा जो है वो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, कोई भी एब्सोल्यूट थीटा नहीं होगा इसमें। अगर जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर डायगोनल स्प्रेड में आप बनाओ और उसमें बताना थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता कितनी होती है। क्यों? क्योंकि वो मिक्स्ड थीटा होगा। मिक्स थीटा होगा मतलब कि जो नियर वाली एक्सपायरी है उसके लिए थीटा अलग तरह से बिहेव कर रहा होगा, फार वाली के लिए अलग तरह से कर रहा होगा, और जब वो पास आ जाएगी तो उसके लिए अलग तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो थीटा की वैल्यू कैसी होंगी, आई डोंट नो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रिलेटिव टाइम डिके होगा, इसमें कोई एब्सोल्यूट टाइम डिके नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं रखता होगा। करेक्ट? ये समझ आया आपको? अब हम लोग बात करते हैं कि डायगोनल स्प्रेड जब भी हम बनाते हैं तो उसमें ग्रीक्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो आंसर है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जो थीटा होगा वो मिक्स्ड होगा। वो डिपेंड करेगा कि टाइम टू एक्सपायरी किसकी कितनी पास है, राइट। दूसरा, वेगा की बात करें, वेगा आप समझते हो, वेगा क्या बताता है? जब भी वोलाटिलिटी में 1% का चेंज आता है तो वेगा जितना होगा उतना ही हमारे ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आता है। तो वेगा बेसिकली वोलाटिलिटी के साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो वोलाटिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वेगा इंक्रीज होगा, वेगा इंक्रीज होगा, वो हमारे प्रीमियम की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो अब हम चाहेंगे कि वेगा जो है वो पॉजिटिव रहे, लेकिन कब? हम तब चाहेंगे जब हमारी जो नियर वाली एक्सपायरी थी वो हो चुकी हो, फिर हम चाहेंगे कि वेगा इंक्रीज हो हमारी डायरेक्शन में, वोलाटिलिटी इंक्रीज हो हमारी डायरेक्शन में। तो वेगा हमारी जो पोजीशन होगी उसको क्या करेगा? बेनिफिट करेगा, राइट। ये समझ आया आपको? अच्छा, फिर डेल्टा की बात करें तो जब आप बना रहे हो तो जब आप इस डायगोनल को बनाओगे, डायगोनल स्प्रेड बनाओगे, तो स्टार्टिंग में आप कुछ बाइंग भी कर रहे हो, कुछ सेलिंग भी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में भी डेल्टा न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि एक जगह ओटीएम की बातें हुई हैं, एक जगह आईटीएम या एटीएम की बातें हुई हैं, तो डेल्टा सेम नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम ये नहीं कह सकते कि वो नियरली कह सकते हो कि न्यूट्रल होगा, मतलब बहुत 0.1 के आसपास, बट 0.1 भी है तो अब भी मैं उसको न्यूट्रल नहीं लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो डेल्टा जो है वो डायरेक्शनल बायस होगा, ऐसे लिख देता हूँ इसको। ये कैसा रहेगा? डायरेक्शनल बायस। क्यों? क्योंकि जो ओटीएम है उसका जो डेल्टा होगा वो, क्योंकि सेलिंग वाली स्ट्राइक है तो उसके लिए डेल्टा अलग तरह से बिहेव करेगा, और जो एटीएम जो फार वाली एक्सपायरी जहां पर बाइंग हुई है उसका डेल्टा अलग तरह का रहा होगा। तो डेल्टा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और जो कि डायरेक्शनल बायस होगी। जैसे कि आप कॉल बनाओगे, कॉल डायगोनल स्प्रेड बनाओगे, तो आप चाहोगे कि जब लोअर वाली जो नियर वाली जो एक्सपायरी है उसके बाद मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाए। तो इसका मतलब आप डेल्टा जो है आपका कैसा है? डायरेक्शनल बायस है। फिर इसके बाद गामा की बात करें तो गामा इनिशियली लो होते हैं, ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएंगी गामा जो है वो ब्लास्ट होना स्टार्ट होंगे। चाहे नियर वाली एक्सपायरी हो, चाहे जो फार वाली एक्सपायरी पास आएगी, गामा की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए आप, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो ग्रीक्स की वैल्यू है ना, दरअसल ये इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो एक फिक्स वैल्यू है, हर चीज चेंज हो जाएगी। अगर मैं आपको बोल भी दूं कि डायगोनल स्प्रेड बनाते वक्त डेल्टा ये होगा, गामा ये होगा, वेगा ये होगा, थीटा ये होगा, तो जैसे ही मैं बोलूंगा और मैंने बनाया तो वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वोलेटिलिटी किधर जा रही है, राइट, या जा भी रही है कि नहीं जा रही है। नहीं जा रही है तो अलग तरह से चेंज हो रहे होंगे, जा रही होगी तब भी अलग तरह से चेंज होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि ग्रीक जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज होंगे जैसे जैसे टाइम पास होगा। ये समझ आया? ठीक। ये तो बातें हो गई किसकी? ग्रीक्स की। रिस्क कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करें तो ऑफ कोर्स ये हमें पता है कि डायगोनल स्प्रेड जो होते हैं उनमें जो रिस्क है वो किसका है? जो नेट डेबिट है, हमारा लॉस नेट डेबिट का ही हो सकता है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क तो है ना। आप नेट लॉस में तो आ ही सकते हो, वोलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाए जैसे ही आपने बनाया तो आप लॉस में आ गए, राइट। या हमेशा ही पूरी दोनों की एक्सपायरी तक वो न्यूट्रल ही रहा, साइडवेज रहा मार्केट, तब भी आप लॉस में आ रहे हो, तो रिस्क तो है ही। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लॉस कराओगे तो बड़े लॉस हो जाएंगे, तो एक दिन आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो बड़े लॉस दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो लॉस इज पॉसिबल इफ प्राइस मूव बहुत तेजी से हो जाए, वोलेटिलिटी शिफ्ट हो जाए बहुत आपके अपोजिट डायरेक्शन में, और टाइम भी मैटर करेगा।
तो ऐसा नहीं है कि ये जो डायगोनल स्प्रेड बनाते हैं या कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो इनमें रिस्क नहीं है, रिस्क तो है। तो इसलिए ना तो कैलेंडर स्प्रेड और ना डायगोनल स्प्रेड, ये दोनों ही रिस्क फ्री स्ट्रेटजी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें लॉस होने के चांस रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको अगर हिस्टोरिकली देखें तो कब कब ये जो डायगोनल स्प्रेड है जो पुअरली परफॉर्म करता है। तो आंसर है कि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉस में कब कब लेकर जाता है। जब बहुत तेजी से प्राइस मूव हो जाए, वोलाटिलिटी कोलैप्स हो जाए और फिर वो कोलैप्स ही रहे, टाइम पास होता जा रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा, हमारी जो बाइंग वाली साइड है उसका, और कोई एक ऐसा इवेंट आ जाए जैसे हमने बनाया और अचानक से कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जिससे वोलाटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ गई, तो लॉस हो जाएगा। तो डायगोनल स्प्रेड बनाने के बाद हम नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिससे वोलाटिलिटी में बहुत तेजी से चेंज आ जाए। तो इन केस में जब ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है डायगोनल स्प्रेड। ये समझ आया आपको? अच्छा, तो ये प्योरली ऑब्जर्वेशन है और इस बात को ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग डायगोनल स्प्रेड को लेकर जो कि बिगिनर्स को होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो आंसर है कि पहला तो है डायगोनल स्प्रेड्स आर सेफ। ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये कुछ भी ट्रू नहीं है। वाई? देखो, डायगोनल स्प्रेड सेफ नहीं होते हैं। सेफ नहीं होते हैं का क्या मतलब है कि इसमें लॉस होने के चांस रहते हैं, वोलाटिलिटी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है और वोलाटिलिटी प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि क्या होगा। वोलाटिलिटी होती क्या है? वोलाटिलिटी होती है डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड कब बढ़ेगी? तो आंसर है जब लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे किसी चीज को। अब कौन कब खरीदेगा, किसके मन में कब क्या आ रहा है खरीदने का, वो कैसे पता करोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये तो अगर एक दुनिया में कोई एक ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है वो क्या है, तो आंसर है ये है कि वोलाटिलिटी का नहीं बता सकते आप कि वोलाटिलिटी कब बढ़ेगी, क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ने का मतलब समझते हो ये होता है कि बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी सेलिंग चल रही, बहुत सारी बाइंग चल रही है। तो वो लोग कब कर रहे होंगे वो आपको बताकर थोड़ी करेंगे कि आज हम बहुत सारी बाइंग करेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ वोलाटिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो हाँ, वो बात अलग है कि कुछ ऑर्डर फ्लो को देखकर हमें कुछ हिंट्स मिल सकते हैं, कुछ ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें चेंज आ रहा है ना, उनको देखकर कुछ हिंट्स मिल सकते हैं, बट फिर भी स्टिल वोलाटिलिटी को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे कि मार्केट में अब क्या होने जा रहा है, करेक्ट। तो इसलिए कैलेंडर हो गए या डायगोनल स्प्रेड हो गए ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। ब्रेक इवन इसमें कभी भी कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि पहले ही आप बना लो और आप कह दो कि ये हो गया तो यहाँ ये हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है